Welcome back to Learn Bio with Dr. Sidra. Today we are starting an exciting new series on one of the most important techniques in molecular biology, that is protein electrophoresis. Over the next two videos you will learn exactly how scientists separate proteins, identify them and measure their properties. So in this video हम study करेंगे protein electrophoresis and specifically native page. So first of all we should know what is electrophoresis. So अगर हम electrophoresis के word को देखें तो electro means specifically electric current and phoresis means to carry or to move. So it means कि movement through electric current, मतलब हम electric current पास करेंगे और उस electric current के पास करने की वजह से movement होगी किसी भी आयन की, molecules की, substance की. तो इसका प्रिंसिपल ये है कि डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे. जैसे हमने डीएनए में पढ़ा था कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी ट्रेवल करेंगे, जो बड़े वाले हैं वो कम ट्रेवल करेंगे. सेम इज द केस हियर. डिफरेंट प्रोटीन्स के जो साइजेस है वो भी डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगी. तो इस तरह से हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इस टेक्निक के थ्रू हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रोटीन्स हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, मतलब स्पेसिफिकली प्रोटीन की टाइप. और हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो प्योर है या कंटेमिनेटेड है. तो कंटेमिनेशन एंड प्योरिटी जो है वो भी इससे पॉसिबल है. इसके अलावा हम प्रोटीन का जो साइज़ है वो भी मेजर कर सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट कैसे करती है एक दूसरे के साथ. तो प्रोटीन इंटरेक्शन को भी हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब देखिए प्रोटीन्स मूव कैसे करते हैं. डीएनए के केस में तो हमने कह दिया था ना कि डीएनए हैज़ एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से जो है वो उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है. लेकिन अब प्रोटीन्स पर तो है डिफरेंट चार्जेस होते हैं. देखिए प्रोटीन्स है क्या बेसिकली. प्रोटीन्स इस तरह होते हैं कि बहुत से अमीनो एसिड जो है आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो ये हमारे पास मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं. तो अगर हम अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी करें तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से होता है. बीच में हमारे पास सेंटर कार्बन प्रेजेंट है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है. बट यहाँ पर हमारे पास आर साइड चेन होती है जो कि स्पेसिफिक होती है हर अमाइनो एसिड में. ठीक है, मतलब हर अमाइनो एसिड में चेंज होगी, बाकी सब सेम वही होंगे. तो ये जो आर चेन होती है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है एंड ये न्यूट्रल भी हो सकती है. ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि जितने भी यहाँ पर अमीनो एसिड है ना इस प्रोटीन की चेन में, तो हर किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा, किसी पे पॉजिटिव होगा, किसी पे न्यूट्रल होगा, देन किसी पे नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा. तो किसी भी प्रोटीन में जितनी भी अमीनो एसिड होते हैं वो सब मिलकर देन एंड में कोई ओवरऑल चार्ज बनाते हैं कि लेट सपोज इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया पॉजिटिव. ठीक है, लाइक पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव बनाएंगे, न्यूट्रल है ज़्यादा तो न्यूट्रल एंड में हमें चार्ज देंगे. देन इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में क्या होता है, जैसे कि हमने डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टडी किया था कि यहाँ पे 2 कैथोड्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो है एनोड, एक कैथोड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसमें भी ऐसा होगा कि जो नेगेटिव प्रोटीन्स है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है ना, वो मूव करेंगी पॉजिटिव कैथोड की तरफ और जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है वो मूव करेंगी नेगेटिव कैथोड की तरफ. तो इस तरह से हम प्रोटीन्स को बेसिस सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज. तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो कि कंट्रोल करते हैं प्रोटीन्स की सेपरेशन थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. फर्स्ट वन है उसमें चार्ज एंड सेकेंड वन है साइज. सो चार्ज में ऐसा होता है कि जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा ना उतना स्ट्रॉन्ग जो है अट्रैक्शन होगी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करंट को पास करेंगे. अगर न्यूट्रल होगा तो फिर उस पर कोई फोर्स नहीं होगा. एंड साइज़ की तो वही बात है ना कि जब लार्ज साइज़ होगा तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी एंड स्मॉल साइज़ होगा तो फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. और ये बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से होता है. जो लार्जर प्रोटीन्स है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस उनको मिलता है जब वो मूव करते हैं एंड जो स्मॉलर है उनको कम रेजिस्टेंस. अब हम बात कर लेते हैं नेटिव पेज की. अब देखिए जो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना ये ब्रॉड टर्म है. ठीक है, इसकी आगे सब टाइप्स है, मतलब प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. उसमें से एक है नेटिव पेज जो कि अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं एंड सेकेंड वन जो है वो जो कि बहुत फेमस है वो है SDS, वो जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अब यहाँ पे देखिए नेटिव ये 2 वर्ड से बनी है. नेटिव का क्या मतलब है, मतलब उसकी जो स्टेट है वो सेम ही रहती है, मतलब उसके बाद भी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड पेज स्टैंड्स फॉर पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इसकी फुल टर्मिनोलॉजी है.
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के। फर्स्ट वन तो ये है कि प्रोटीन जो है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखती है, ठीक है। मतलब उसकी अगर एक्टिविटी ये है कि नॉर्मली जो है 2 प्रोटीन्स बाइंड करेंगे तो यहाँ पर पेज में भी बाइंड करेंगी, उनकी एक्टिविटी जो वो काम करती है, जो फंक्शन है वो उनका चेंज नहीं होगा, तो वो सब सेम ही रहता है, उसकी जो नेचर है वो सेम ही रहती है। और वो जो है अगर वो एंजाइम है तो एंजाइम जैसे काम करता है वैसे ही करेगा। सेकंड जो है उसकी वो ये है कि प्रोटीन इंटरेक्शंस प्रिजर्व रहेंगी, ठीक है। प्रोटीन्स की इंटरेक्शन जैसी होती है जिस मॉलिक्यूल के साथ भी, वो पेज में सेम ही रहती है, वो डिफरेंट नहीं होती, पेज में भी वो जो है वैसे ही बाइंड करेंगी। थर्ड इसका पॉइंट ये है कि आप प्रोटीन्स को वैसे ही स्टडी कर सकते हैं जैसे वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वर्क करती हैं, ठीक है। मतलब उनकी एक्चुअल स्टेट में, ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद उनकी जो है केमिस्ट्री चेंज हो जाए, उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाए, तो आप लोग को उसको एक्जैक्टली वैसे ही स्टडी कर सकते हो, तब वो एक्चुअल कंडीशन में ही रहती हैं। मतलब सिंपली इसका इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो मेंटेन रहता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए एंजाइम की एक्टिविटीज़ को, इन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस को, एंड रिसर्च करने के कि हाउ प्रोटीन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जेल यहाँ पर सीव का काम करती है। डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर हम एगोरोज जेल यूज़ करते हैं कॉमन एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन यहाँ पर जो जेल यूज़ की जाएगी इसमें वो होगी पॉलीएक्राइल अमाइड जेल। बाकी कॉन्सेप्ट उसका वही सेम है। जेल जो है वो पोरस होती है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, एंड उस पोरस जो है उससे ही जो प्रोटीन्स है वो मूव करती हैं। यहाँ पर भी जैसे हम एगोरस जेल में बात करते थे, और अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जो स्मॉल जिनके साइज़ है वो ईजिली मूव करेंगी, जिनके लार्ज है वो देर से मूव करेंगी। अब हम डिस्कस करेंगे नेटिव पेज के बेसिक प्रोसीजर को, कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म करते हैं किसी भी लेबोरेटरी में। सबसे पहले तो हम सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। अब सैंपल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, आपको चाहिए प्रोटीन का सैंपल। ये प्रोटीन का सैंपल आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे आप किसी टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे आपके पास कोई कल्चर्ड सेल्स है, या चाहे आप जो है किसी बैक्टीरिया से लेते हैं। जहाँ से भी आप प्रोटीन्स लेते हैं, आपने प्रोटीन को आइसोलेट करना है एंड देन उसको जो है मिक्स करना है विद लोडिंग बफर, ठीक है। आपका जो सैंपल है उसको हम लोडिंग बफर के साथ मिक्स करेंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। लोडिंग बफर हम इसलिए यूज़ करते हैं ना कि हमारे जो सैंपल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टैग में डाल देना तो यहाँ पे इस तरह से फ्लोट कर सकते हैं, उसका साइज़ इतना हल्का होता है। तो उसको सेटल करने के लिए हम उसमें लोडिंग बफर डालते हैं। लोडिंग बफर में एक तो हमारे पास ये होता है, एक डाई भी प्रेजेंट होता है। वो डाई हमें जो है काम आता है विजुअलाइज करने के लिए कि एंड में हम उन प्रोटीन बैंड्स को देख सकें। क्योंकि उस डाई की स्पेसिफिसिटी होती है कि वो जस्ट हमारे सैंपल्स के साथ बाइंड करता है। देन जब वो हमारे सैंपल के साथ बाइंड करेगा ना तो एंड में हम यूवी लाइट के थ्रू उसको विजुअलाइज कर सकेंगे। सेकेंड उसमें होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल जो है सैंपल को थोड़ा सा हैवी बना देता है, इसकी वजह से जो है वो फ्लोट नहीं करते हैं, अच्छे से सेटल हो जाते हैं वेल्स में। थर्ड एक चीज़ सब कभी कभार ज़रूरत होती है, वो हमें प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत होती है प्रोटीन्स में, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, तो उनमें हम प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहें, स्टेबल रहें। सेकेंड स्टेप है इसका जेल कास्टिंग। अब जेल कास्टिंग में हम एक्चुअल प्रोसेस करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होता है, साइड पर जो है इसके जो है इलेक्ट्रोड्स वगैरह जो है अटैच होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है जेल को पोर करते हैं, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल बनाएंगे और उसको पोर करेंगे। वो जो जेल है स्टार्ट में लिक्विड फॉर्म में होगी, जैसे आप जेली बनाते हो ना तो आपके पास लिक्विड होता है, फिर आप उसके लिए जो है 5 to 10 मिनट्स थोड़ा सा वेट करते हो तो वो जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि जेली होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक कम लोगे, लैब में जो है कम्स प्रेजेंट होती हैं स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। जब आप जेली में कम रखोगे तो आप खुद सोचो, जब फिर थोड़ी देर बाद जब वो सही सेमी सॉलिड हो जाएगी ना, उसको आप निकाल लोगे तो उस जगह पर आपके पास कुछ वेल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। वेल्स मतलब आप लोग कह सकते हो एम्प्टी स्पेसेस बन जाएंगी। यही वो स्पेसेस है जहाँ पर आप अपना सैंपल लोड करते हो। नेक्स्ट है स्टेप लोडिंग सैंपल्स का। अब आपने क्या करना है, सैंपल लोड करना है। सैंपल आप कहाँ लोड करोगे, ऑफकोर्स मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हम कुछ वेल्स बनाते हैं, तो इन वेल्स में आपने सैंपल लोड करना है। ये वेल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और आपका सैंपल भी काफ़ी कम होता है, माइक्रो लीटर्स वगैरह में होता है अक्सर, ठीक है। तो आप जो है माइक्रो पाइपेट के थ्रू, माइक्रो पाइपेट जो है इस तरह का कुछ आप लोग कह सकते हो एक इक्विपमेंट है, उसके थ्रू जो है आप उसके आगे जो है ट्यूब्स सी लगाते हो, उनकी टिप्स जिनको हम कहते हैं, एंड उसमें आप कैरी करते हो अपने सैंपल को और देन यहाँ पर वेल्स में पोर कर लेते हो। यहाँ पर हम
जो फर्स्ट लाइन है ना, ये इसको हम फर्स्ट लाइन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोटीन लैडर भी रन करते हैं। डीएनए वाले इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए लैडर, यहाँ पे प्रोटीन लैडर, ये एज अ रेफरेंस काम करती है। ये वो प्रोटीन्स होती है जिनका साइज़ वगैरह हमें ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। सेम उसी तरह से जैसे कि हम कोई रूलर ले लेते हैं, रूलर के साथ हम कोई भी चीज़, कोई पेज, थ्रेड, प्लांट कुछ भी रखो ना, तो आपको पता चल जाएगा उसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये प्रोटीन से आपका जो साइज़ है वो ऑलरेडी पता है, जैसे कि 1 kb की है, दूसरी 2 kb की है, तीसरी 3 kb की है, इस तरह से है, सॉरी किलो डाल्टन की है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जो अननोन प्रोटीन है वो जो उसी के साथ आएंगी, तो आप जो है कह सकते हो कि यस इसका भी साइज़ इतना ही है, इसीलिए वो भी उसने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। आपके पास देखिए 2 प्रोटीन्स है, आपको पता है इस प्रोटीन का साइज़ इतना है, 100 किलो डाल्टन है। तो जब आप इसको जेल में रन करोगे ना, तो वो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो दूसरी अननोन प्रोटीन है, लेट सपोज उसने भी इतना ही डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो आपको पता चल जाएगा ये भी 100 किलो डाल्टन की है। अगर उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया ऐसे, तो आप लोग कह सकते हो 50 किलो डाल्टन की है। तो इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हो अननोन प्रोटीन्स का साइज़। अब क्या करते हैं, जब हम ये सब कुछ जेल कॉम वगैरह सेट कर लेते हैं, अपना जो सैंपल है उसको भी रन कर लेते हैं, तब हम जेल को रन करते हैं। जेल को रन करने का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई उसे देते हैं, जितनी वोल्टेज उसको प्रॉपर्ली चाहिए होती है, नॉर्मली 100 to 150 वोल्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो जो सैंपल्स हैं हमारे, जो प्रोटीन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और वो जेल के थ्रू मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज़। चार्ज एंड साइज़ की बेसिस पर उनकी जो सेपरेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से एंड में हम जो है इसको स्टॉप कर देते हैं जब ये प्रोसेस अपना टाइम ले लेता है। ये टाइम डिपेंड करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पर कि हमने जेल को कितनी देर तक रन करना है। अब जेल को हमने या तो स्टार्ट में ही किसी डाई से जो है वो स्टेन किया होता है, या फिर हम एंड में इसको स्टेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेटिव पेज में हम ज़्यादातर कोमेसिव ब्लू डाई यूज़ करते हैं, कोमेसिव ब्लू, ठीक है। तो कोमेसिव ब्लू डाई से ऐसा होता है ना कि जितनी भी हमारी प्रोटीन्स है वो डार्क ब्लू या फिर पर्पल कलर की हो जाती हैं, जो सिर्फ प्रोटीन्स है, और जो प्रोटीन्स नहीं है ना उन पर कोई कलर नहीं आता। तो इस तरह से एंड में जब हम जो है इन प्रोटीन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रोटीन जो है वो हमने जो है मतलब यहाँ पे अपने सैंपल लोड किए थे ना, तो यहाँ से उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो एरिया जो है आपको डार्क ब्लू एंड पर्पल नज़र आएगा। सबसे पहले तो जो बैंड की पोजीशन है ना वो हमें बताती है। हम रिजल्ट्स कुछ इस तरह से रीड करते हैं कि उसका पे चार्ज और साइज़ कौन सा है या कितना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से कुछ बताया था कि हम जो है फर्स्ट लाइन में लैडर रन करते हैं, तो लैडर की वजह से जो है आप बता सकते हो कि आपकी प्रोटीन 15 किलो डाल्टन की है, 100 किलो डाल्टन की है, कितना उसका वेट है, आप उसके साथ जो है एज अ रेफरेंस एस्टिमेट कर सकते हो। इसी तरह से जो चार्ज वगैरह है वो आप उसके डिस्टेंस कवर से नोटिस कर सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर कम किया है तो उस पे जो है कम चार्ज हो सकता है, वो लेस डेंस हो सकती है। इस तरह से आप ये एस्टिमेट कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पर ना हम एस्टिमेट करते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होता, हम अंदाज़ा लगाते हैं। नंबर ऑफ बैंड जो हमें प्योरिटी बता सकता है, मतलब आपके पास एंड में जो है एक सैंपल का 1 बैंड आया है तो आप लोग कह सकते हो कि ये प्योर प्रोटीन है, ठीक है। अगर 2 बैंड्स आए हैं तो आप लोग देन कह सकते हो कि एक प्रोटीन प्योर प्रोटीन नहीं है, इसमें सैंपल में आपके पास 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, ठीक है। मल्टीपल बैंड्स अगर आपके पास आए हैं देन आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि ये जो है प्रोटीन का मिक्सचर है, ये कोई एक प्योर प्रोटीन नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके मिक्सचर में प्रोटीन प्योर है या फिर वो मिक्सड है। अच्छा, जो बैंड होता है ना, बैंड कुछ इस तरह से होता है, आई एज्यूम कि आप लोगों को इसका पता होगा। तो जो बैंड है उसकी इंटेंसिटी से ना आप उसकी अमाउंट भी पता कर सकते हो, ठीक है। आप जब जेल में आखिर में बैंड्स जो आपके पास आते हैं ना उनको विजुअलाइज करते हो ना यूवी डॉक में देखकर, तो उससे ऐसा होता है कि आप जो है बैंड की कुछ बैंड आपके पास ऐसे आएंगे, हल्के से आएंगे, कुछ आपके पास ऐसे आएंगे, कुछ आपके पास इससे मीडियम साइज़ के आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला बैंड है हमारा, ये वाला सैंपल है, इसमें प्रोटीन की अमाउंट कम है, इस वाले में बहुत ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है एंड इस वाले में कम है, इस वाले में मीडियम है। तो मतलब इंटेंसिटी की बेसिस पर आप उसकी अमाउंट कर सकते हो। इसके अलावा इसके लिए एक स्पेसिफिक इमेज एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उसको भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। उससे आप लोग एग्जैक्ट जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो कर सकते हो, एम्पलीफाई इसको कर सकते हो, मतलब इसका साइज़ आप लोग बता सकते हो और उसकी बेसिस पर अपने ग्राफ्स वगैरह भी बना सकते हो और ये बता सकते हो कि कौन सी प्रोटीन जो है वो ज़्यादा है, कौन सी कम है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से बैंड आया है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक शार्प बैंड है, ये
सही, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ना आपके पास कुछ इस तरह का बैंड है, इस तरह से डिफ्यूज़ है। अगर आप लोग बैंड्स देखें तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इस किस्म के बैंड्स भी आते हैं, ठीक है, इस टाइप के बैंड्स भी आते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो है आपकी प्रोटीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, डिफ्यूज़ है, ठीक है। एक सही बैंड जो है कुछ इस तरह का होता है। सो नेटिव पेज को आप तब यूज़ करते हो ना जब आपको प्रोटीन इंटरेक्शन से स्टडी करने होते हैं, जब आपको एंजाइम की एक्टिविटी मेजर करनी होती है। आपको पता है एंजाइम जो है प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो इस तरह से अगर 3D स्ट्रक्चर है तो एक्टिव है, नहीं है तो वो एक्टिव नहीं होगा। या फिर आप किसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे हो, जैसे कि कोई राइबोसोम्स है, प्रोटियोसोम्स वगैरह है, आप लोग देख रहे हो कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। या फिर अगर आप सेंसिटिव प्रोटीन्स को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती कोई भी कंडीशन, तो उसके लिए जो नेटिव पेज है वो बहुत ही जेंटल प्रोसेस है। या फिर अगर आप प्रोटीन की चार्ज बेस सेपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप प्रोटीन को चार्ज की बेस पर ही सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए नेटिव पेज बेस्ट है। So students, this was all about native page. Inshallah next video में we will talk about SDS page. So if you found this helpful, please like and subscribe my channel and leave a comment if you have questions about native page. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.